हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज के जो हमारे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं? जियोग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, डिफेंस, अदर्स, जो कि हमारे सिविल सर्विसेज एज वेल एज अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट एना विंड्स। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली सेंट एना विंड्स जो है वो कहाँ पे फ्लो की हैं आपकी? वो आपकी फ्लो की हैं साउथर्न जो कैलिफोर्निया वहाँ वाले एरिया में। तो कैलिफोर्निया में ये विंड्स जो है चल रही हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करने से पहले हम सेंट एना विंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेंट एना विंड्स पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, उसकी वहाँ की जो लोकेशन है, वहाँ की जो जियोग्राफी है उसको पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे ये वाला एरिया देख सकते हो, ये आपका नॉर्दर्न अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे रॉकी माउंटेन्स। तो ये आपके रॉकी माउंटेन्स हैं। और इस साइड जब आप वेस्टर्न साइड आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी सेरा नेवेडा की माउंटेन रेंज। तो और इन दोनों के सेंटर में आपको मिलता है ग्रेट बेसिन। और थोड़ा साउथ में आओगे तो यहाँ पे मोजावे डेजर्ट मिलेगा। और यहीं पे आपकी जो सेंटा एना कैनन है, कैलिफोर्निया के साउथ में लॉस एंजल्स वाली, जो यहाँ पे आप लॉस एंजल्स देख लो, तो इसके आसपास यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये सेंटा एना जो कैनन है वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो सेंटा एना कैनन क्या है? ये एक सेंटा एना कैनन, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक सेंटा एना नाम की रिवर है जिसके इरोजन करने की वजह से एक डीप वैली बन गई है। उस डीप वैली को हम बोलते हैं सेंटा एना कैनन। तो अब हम सब पढ़ लेते हैं इसमें विंड्स वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। अब हुआ क्या है, ये जो एरिया है ग्रेट बेसिन वाला एरिया, यहाँ पे आपका डेवलप हुआ है हाई प्रेशर एरिया। कौन सा एरिया? हाई प्रेशर एरिया। और जो कोस्टल एरिया वहाँ पे डेवलप हुआ है लो प्रेशर एरिया। अभी हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया क्या होते हैं? हाई प्रेशर एरिया में लो प्रेशर एरिया बताता हूँ मैं पहले। मान लो ये सरफेस है आपकी अर्थ की। अब हीट करने की वजह से क्या हुआ है, सोचो मान लो यहाँ पे हीटिंग हो रही है और जो आपकी सरफेस विंड है, यहाँ पे जो सरफेस एयर है वो गर्म हो गई, हीटअप हो गई। और वो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो गई। और डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या होने शुरू हो गई, राइज करना शुरू कर गई। और जो विंड, जब वो विंड राइज करने शुरू कर देगी तो यहाँ पे आपका डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। क्या डेवलप हो जाएगा? लो प्रेशर। तो सेकंड हमारा क्या होता है, जो हाई प्रेशर कैसे बनता है? मान लो यहाँ पे जो एरिया है वो कौन सा है? कोल्ड एरिया है। और जो विंड है वो बड़ी ज़्यादा कोल्ड हो गई है। और वो डेंस विंड है, बहुत ज़्यादा डेंस है। और वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है यहाँ पे। जब वो सिंक करेगी यहाँ पे तो हमारा डेवलप होगा हाई प्रेशर एरिया। तो ऐसी एयर विंड्स जो कि वार्म होती हैं और लेस डेंस होती हैं, तो वहाँ पे आपका डेवलप होता है लो प्रेशर एरिया। और जहाँ पे विंड्स जो हैं वो हाई डेंसिटी वाली विंड्स होती हैं और कोल्ड विंड्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हाई प्रेशर एरिया। तो यहाँ पे जो ग्रेट बेसिन वाला एरिया है यहाँ पे आपको मिली है इस वक्त हाई प्रेशर एरिया में देखने को मिलता है। और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको मिल रहा है लो प्रेशर एरिया। अब जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया मूव करती हैं। तो अब क्या हो रहा है, ग्रेट बेसिन में यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया की वजह से ये विंड्स मूव करने शुरू कर रही हैं टू वेस्टवर्ड, सेरा नेवेडा की तरफ। तो सेरा नेवेडा क्या एक माउंटेन रेंज है, तो उसकी वजह से क्या होगी, यहाँ पे माउंटेन से टकराएंगी। और कुछ विंड्स जो है वो आपके नॉर्थवर्ड चले जाएगी और कुछ विंड्स आपकी साउथवर्ड चले जाएगी। तो साउथवर्ड में कहाँ पे जाएगी, जो ये मोजावे डेजर्ट है इसके आसपास वाले एरिया में चल जाएगी। और यहाँ पे माउंटेन्स की वजह से क्या हो रहा है, ये जो विंड्स हैं ये नीचे की तरफ, माउंटेन वाली जो विंड्स है वो नीचे आ रही हैं, प्लेन एरिया में आ रही हैं और कंप्रेस कर रही है उस एयर को। जब वो कंप्रेस करेगी तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्राई हो रही है वो विंड्स। और उनकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो रही है। तो ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से जो वेजिटेशन है वो उसको क्या लग रही है, आग वगैरह लग रही है। और वो ड्राई वेजिटेशन भी हमारी वहाँ पे ड्राई होने शुरू हो रही है। तो उसकी वजह से आग लगने के जो कारण है वो ज़्यादा बन रहे हैं। तो आग में घी डालने वाला काम कर रही है जैसे आपकी सेंट एना विंड्स। तो ये जब ये साउथवर्ड मूव करती हैं यहाँ पे विंड्स, जब यहाँ पे ये साउथवर्ड विंड मूव करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मोजावे डेजर्ट में से पास करेगी। तो मोजावे डेजर्ट ऑलरेडी ड्राई और ड्राई एरिया है, तो उसकी वजह से ये विंड्स जो हैं और ड्राई हो जाएंगी। और ये जो सेंटा एना, जो साउदर्न कैलिफोर्निया के आसपास वाला जो रीजन है सेंटा एना, तो वहाँ पे ये विंड्स जो है, ड्राई विंड्स जो है ये ब्लो करती हैं। और उसकी वजह से जो है वाइल्ड फायर्स हमें देखने को मिल सकती है, मिल रही है। तो ये कुछ क्लाइमेट चेंज होने की भी कुछ जो उदाहरण पेश करती है ये वाली विंड्स। तो यहाँ पे आपको अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। तो ये था आपका पूरी पूरी सेंटा एना विंड्स, जो कि आपकी रॉकी माउंटेन और सेरा नेवाडा वाले जो ग्रेट बेसिन वाला एरिया वहाँ से फ्लो करती होती जाती है कोस्टल एरिया की तरफ। तो ये मैंने पूरा कंसेप्ट आपको अभी समझा दिया। तो अब चलिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट्स को। इट इज़ नेम्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, इट इज़ नेम्ड आफ्टर साउदर्न कैलिफोर्निया सेंटा एना कैनन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो विंड है इसका नाम पड़ा है सेंटा एना कैनन के ऊपर। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है। दीज विंड्स ब्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ग्रेट बेसिन, द एरिया बिटवीन रॉकी माउंटेन एंड सेरा नेवाडा इन यूएस एंड कैलिफोर्निया कोस्ट। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, जैसे मैंने बताया वहाँ से जो ग्रेट बेसिन वाला एरिया वहाँ से विंड्स मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से, जो कोस्टल एरिया आपका कैलिफोर्निया वाला उस तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ। तो कौन सी स्टेटमेंट
बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर है वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मियावाकी प्लांटेशन। तो मियावाकी प्लांटेशन के रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है ये मियावाकी प्लांटेशन क्या होती है। तो मियावाकी प्लांटेशन क्या है, ये जापानीज बॉटनिस्ट थे डॉक्टर अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये प्लांटेशन जो थी ये मेथड जो था ये डेवलप किया गया था। तो इसमें किया क्या जाता है, सोचो आपके पास ज़मीन कम है, बहुत कम ज़मीन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो नेटिव ट्रीज़ होते हैं, नेटिव ट्रीज़ मतलब वहाँ के लोकल ट्रीज़ होते हैं, उनको लगाया जाता है वहाँ पे उस लैंड पे। तो मान लो यहाँ पे हमने कोई बड़ा ट्री लगाया, अब यहाँ पे हम छोटे छोटे प्लांट लगा देते हैं, बेलें लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब वो क्या करेगा, आपको बहुत छोटे एरिया में आपको एक मिनी फॉरेस्ट की तरह आपको देखने को मिलेगा। और मोस्टली यहाँ पे कोशिश की जाती है हम कौन से प्लांट्स लगाएं, जो नेटिव प्लांट्स होते हैं, जो कि रेजिस्टेंट होते हैं आपके ड्राईनेस से, कि अगर उनको पानी भी ना मिलेगा, वाटर भी ना मिले, फिर भी वो जो है वो पेड़ जो है वो उग जाए। तो वो वाले प्लांट जो है वो हम लगाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे उस एरिया में, क्योंकि नेटिव जब आप नेटिव प्लांट्स लगाओगे तो नेटिव प्लांट्स वहाँ उस क्लाइमेट कंडीशंस को वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए वही प्लांट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं जो कि उस क्लाइमेट के हिसाब से जो है वो सूटेबल रहते हैं। तो इस यहाँ पे जो ये मियावाकी जो मेथड है ये आपका दिया गया था किसके द्वारा, अकीरा मियावाकी के द्वारा। तो ये कोशिश इस जो इस मेथड को अप्लाई किया जा रहा है मोस्टली बहुत सारे देशों में, ताकि जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसको बचाया जा सके। तो ये क्या था मियावाकी। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। द मियावाकी मेथड इज ए टेक्निक फॉर ग्रेटिंग डेंस नेटिव फॉरेस्ट इन ए शॉर्ट टाइम डेवलप्ड बाय जापानीज बॉटनिस्ट डॉक्टर अकीरा मियावाकी। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट, इट इज ए आइडियल फॉर स्मॉल पार्ट्स ऑफ लैंड एंड डील्स विद क्रिएटिंग मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट इसकी ट्रू है, सी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारी आती है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हैंडरसन डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे बात की जा रही है हैंडरसन डॉक्ट्रिन की। तो एक्चुअली इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कोई पर्सन है, तो लैंडलॉर्ड है कोई, वो पर्सन क्या है, लैंडलॉर्ड है। तो वो लैंडलॉर्ड जो है उसने उसने कोई टेनेंट रखा था। तो टेनेंट ने क्या किया, उसको रेंट नहीं दिया, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया। अब जब उसने टेनेंट ने रेंट नहीं दिया तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, केस किया उसके ऊपर। अब जो जिस महीने का उसने रेंट नहीं दिया था उसी महीने इस टेनेंट ने उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, जो लैंडलॉर्ड की कुछ प्रॉपर्टी थी, जिस प्रॉपर्टी पे वो रह रहा था, उस प्रॉपर्टी को डैमेज किया हुआ था। मतलब उसका जैसे सोच लो पंखा तोड़ दिया उस प्रॉपर्टी का, जहाँ कुछ बल्ब बुलब तोड़ दिए, जहाँ जो प्लास्टर है उसका वो उतार दिया, तो ऐसा कुछ उसने डैमेज किया हुआ था, उसको प्रॉपर्टी डैमेज किया हुआ था उस टेनेंट ने। तो और किराया भी नहीं दिया उस महीने का। तो अब लैंडलॉर्ड गया कोर्ट में, और कोर्ट में उसने क्या किया, सूट फाइल किया। जब उसने सूट फाइल किया, और उसने सूट फाइल किया क्या, किस लिए, जो रेंट का जो एरियर जो उसने मंथली जो देने वाला था किराया, उसके लिए उसने सूट फाइल किया। लेकिन उसको बाद में याद आया कि इसने मेरी, अब वो सूट जो है वो क्या कर लिया, वो जज कर दिया उसको, डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको दे दी, उसको जो भी पनिशमेंट देनी थी टेनेंट को वो दे दी। अब लैंडलॉर्ड को याद आया कि नहीं, जो मेरा प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी उसको भी मैंने क्लेम करना है, तो उसने फिर से लिटिगेट किया, उसने फिर से केस कर दिया। तो ये, तो जो कोर्ट है वो देखे कि ये पहले कहाँ पे था, जब ये पहली केस लेके आया था उस महीने का, सेम है ना, सेम सब्जेक्ट मैटर का, तब ये कहाँ पे था। तो बार बार लिटिगेशन को रोकने के लिए एक जो कोर्ट है वो क्या कर सकती है, मना कर सकती है कि मैंने ये केस नहीं सुनना, मैंने इस केस को हेयर नहीं करना। तो इसी को हम बोलते हैं हैंडरसन डॉक्ट्रिन। क्या बोलते हैं हम इसको, हैंडरसन डॉक्ट्रिन। तो जिसको ये समझ नहीं आया तो वो एक बार फिर से जो है इस वीडियो को रिपीटेड देखे तो उसको समझ आ जाएगा। तो बार बार लिटिगेशन रोकने के लिए कि बार बार एक ही सब्जेक्ट मैटर पे बार बार सूट फाइल ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं हैंडरसन डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो ये आपका जो हैंडरसन डॉक्ट्रिन था ये 1843 में आपको सामने देखने को मिला था, हमें हैंडरसन डॉक्ट्रिन देखने को मिला था कब, 1843 में। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं रेस जुडिकाटा। क्या बोलते हैं, रेस जुडिकाटा। तो इसका क्या मतलब होता है कि द थिंग हैज़ बीन जज्ड। इसका मतलब होता है द थिंग हैज़ बीन जज्ड। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मतलब जो चीज़ पे ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है, जो ऑलरेडी जज कर लिया हुआ है सूट, तो उसके ऊपर बार बार आप उसी केस को बार बार लेके आप उसको नहीं सुन सकते। ठीक, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट्स द री लिटिगेशन ऑफ इश्यूज दैट हैव बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ऐसा इशू जिसको जो कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है, कोई इशू है उसको ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर लिया हुआ है, और आप फिर उस इशू को लेके आ रहे हो कोर्ट में, तो उसको उससे जो है प्रिवेंट करता है ये वाला डॉक्ट्रिन कि आपने वो इशू बार फिर से वो कोर्ट है वो नहीं सुनेगी आपका इशू। तो प्रोहिबिट करती है कोर्ट कि जो इशू ऑलरेडी डिसाइड हो गया आप उसको उठा के फिर से नहीं आ सकते कोर्ट में। तो ये आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। तो हैंडरसन वाला और ये रेस जुडिकाटा वाला आपको समझ आ गया। तो ये जो रेस जुडिकाटा का कंसेप्ट है ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल लीगल सिस्टम दोनों में ये एप्लीकेबल है। तो चलिए अब स्टेटमेंट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो
पहली स्टेटमेंट क्या है, इट सजेस्ट दैट all issue arising in the litigation out of the same subject matter must be addressed in a single suit। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे वो टेनेंट वाली कि वो अलग अलग जो लिटिगेशन अलग अलग सूट लेके जा रहा था, तो वो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि सिंगल सूट में ही आपका केस जो है वो सॉल्व हो जाए, एड्रेस हो जाए। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। तो इट वॉज प्रोपोनेड इन द इंग्लिश केस ऑफ हैंडरसन वर्सेस हैंडरसन 1843। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्लिनेक्स। तो स्लिनेक्स के रिलेटेड जो है दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो आपसे पूछा गया, इट इज अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इट वाज इनिशिएटेड इन 1997। तो आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये जो स्लिनेक्स एक्सरसाइज है ये आपकी श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो है कंडक्ट की गई है, और ये कहाँ पे कंडक्ट की गई है, आपकी विशाखापट्टनम में। कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। तो ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, दो देशों में ये एक्सरसाइज होती है, और किस किस में हो रही है, इंडिया और श्रीलंका में। तो ये इनिशिएट की गई थी 2005 में, ये पहली बार जो थी ये एक्सरसाइज हुई थी। तो इंडिया की तरफ से आईएनएस सुमित्रा जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, और श्रीलंका की तरफ से जो सयूरिया जो वेसल है उनका ऑफशोर पेट्रोल वेसल वो जो है पार्टिसिपेट करेगा, और उसके साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस टीम होंगी वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जो आईएनएस सुमित्रा थी वो आपकी सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है ये, और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा कंस्ट्रक्ट की गई है, और इसको कमीशन किया गया था 2014 में आईएनएस सुमित्रा को। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इट इज़ ए बायलैटरल, फर्स्ट स्टेटमेंट जो इट इज़ ए बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपकी इंडिया और श्रीलंका के बीच में हो रही है। तो ये इनिशिएट की गई थी 2005 में, ना कि 1997 में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी फर्स्ट है, फर्स्ट वाली भी फर्स्ट है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आइदर 1 ना 2। तो नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ जज। तो यहाँ पे जज को कैसे रिमूव किया जाता है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द टर्म्स प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हैव बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों थी, ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस हैं एक शेखर कुमार यादव, उनके अगेंस्ट जो है अभी रिसेंटली उनको इम्पीच करने का, रिमूव करने का जो है मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा की पार्लियामेंट राज्यसभा में। तो 55 मेंबर ने ये जो मोशन है इसके लिए जो है पार्टिसिपेट किया, उस मोशन में रिमूवल के लिए सबमिट की है। तो अब ये जज होते हैं, इसको रिमूव कैसे किया जाता है, तो एक्चुअली ये प्रेसिडेंट का आर्डर होता है, उसके थ्रू इनको जो है रिमूव किया जाता है। अब लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट से जो है वोटिंग करवानी पड़ेगी। तो अगर आपको स्पेशल मेजोरिटी मिलती है, मतलब 2/3 मेजोरिटी आपको मिलती है, तो तब आप इसको जो जज को है वो आप रिमूव कर सकते हो। तो ये जो एड्रेस होता है ये आपका ये आपको सपोर्ट करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से, जबकि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट और सेकंड 2/3 मेजोरिटी, ये दोनों जो है आपके जो है अगर कवर करता है तो वो आप उसको रिमूव कर सकते हो जज को। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मान लो 250 मेंबर है राज्यसभा में, तो उसका जो तो उसकी क्या मेजोरिटी, 250 की मेजोरिटी कितनी हुई, 126 हुई। तो 126 जो है वोट आपको मिलने चाहिए 250 में से। तो और साथ में आपको 2/3 मेजोरिटी मिलनी चाहिए, 2/3 मतलब इसका 2/3, 250 का 2/3। तो अगर आपको 250 का 2/3 मिल जाता है तो आप उसको इम्पीच कर सकते हो, जो जज है उसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पे दो ग्राउंड्स हैं जिसके थ्रू आप जो जज को है वो निकाल सकते हो। एक आता है मिस बिहेवियर और दूसरा आता है इनकैपेसिटी। तो इनकैपेसिटी मतलब अगर मेंटली कोई वो हो गया तो वो आता है आपका इनकैपेसिटी में। तो जज इंक्वायरी एक्ट जो है उस वो रेगुलेट करता है, रिमूवल ऑफ जज जो प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करता है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, एक मोशन इंट्रोड्यूस करना है लोकसभा में या राज्यसभा में। तो जो मोशन होता है वो वाला वो 100 मेंबर्स के द्वारा साइन किया होना चाहिए लोकसभा में, और 50 मेंबर के द्वारा जो है राज्यसभा में साइन किया होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जैसे अभी आपको रिसेंटली बताया, तो यहाँ पे राज्यसभा में 55 मेंबर के द्वारा जो है मोशन, वो वाला मोशन जो है वो साइन किया गया है। तो लोकसभा में कितने 100 और राज्यसभा में 50 मेंबर। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो स्पीकर है जो चेयरमैन है, स्पीकर कहाँ पे होता है, लोकसभा में, चेयरमैन राज्यसभा में। तो वो क्या करेगा, वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है और उसको एडमिट भी कर सकता है उस मोशन को। तो अगर वो एडमिट हो जाता है वो मोशन उसको, तो फिर एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, उस जो अप्रूव्ड इस जो ग्राउंड्स हैं मिस बिहेवियर इनकैपेसिटी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है। और ये 3 मेंबर में कौन कौन होता है, एक होता है आपका चीफ जस्टिस और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। ये तीनों मेंबर जो हैं इनकी कमेटी बनाई जाती है और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं उन चार्जेस को। तो अगर कमेटी जो है फाइंड कर, उनको लगता है कि हाँ जो ये चार्जेस हैं ये ट्रू हैं, तो उसको जो है उसको आगे जो मोशन है वो पास किया जाता है पार्लियामेंट को। अगर पार्लियामेंट भी पास कर देती है इसको बाय 2/3 मेजोरिटी, तो रिमूवल जज को रिमूव किया जा सकता है। तो समझ आई। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले
रिमूव करने के लिए आपका मोशन लाना पड़ेगा, और मोशन लोकसभा में 100 मेंबर्स के द्वारा पास करना है, और राज्यसभा में 50 मेंबर के द्वारा जो है वो उसको साइन किया होना चाहिए। उसके बाद 3 मेंबर कमेटी में जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी उन चार्जेस को, और 3 मेंबर कौन कौन से होंगे, चीफ जस्टिस या जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, और कोई तीसरा बंदा डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होगा। तो अगर वो मिसबिहेवियर के लिए उसको फाइंड आउट किया जाता है, तो अगर जो पार्लियामेंट है वो अगर 2/3 मेजोरिटी से पास कर देती है उसको, उसके बाद तो वो आप उसको निकाल सकते हो। तो फिर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है उस जज को। तो आज तक जो है किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। तो अब चलिए स्टेटमेंट पास सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द टर्म प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हैव बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली ये जो टर्म्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड हुआ। तो हाँ, ये वाली स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। आज तक किसी भी जो जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया। तो इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक बीइंग एस्टैब्लिश्ड। तो हमारे देश का पहला डायबिटीज बैंक जो है, बायो बैंक जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, तो ये आपका एस्टैब्लिश किया गया है चेन्नई में। तो ये आपका जो बैंक, बायो बैंक है, ये एस्टैब्लिश किया गया है विद द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन जो है, इन दोनों की कोलैबोरेशन की वजह से ये सेटअप किया गया है हमारा बायो बैंक। अब जो डायबिटीज़ है ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, जो इंसुलिन है वो जहाँ तो बनता नहीं है, और जो जहाँ तो बनता है तो बड़ी कम मात्रा में बनता है। तो इंसुलिन क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है ये इंसुलिन। तो अगर हाई ब्लड शुगर लेवल है तो इसका मतलब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर आपको कहीं पे चोट आ जाए वो ठीक नहीं होगी। तो ये कुछ जो हाई ब्लड शुगर लेवल हैं उसके जो कुछ सिम्टम्स हैं। तो अब डायबिटीज़ 3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो आपके जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, जो इंसुलिन सेल होंगे, जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल होंगे उनके ऊपर अटैक कर देगी, जो पैनक्रेटिक सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो बनना बंद हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ता। तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये आपको मिलती है अर्ली जो चाइल्डहुड होता है उसके दौरान, जो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मिलेगी। तो इसके दौरान क्या किया जाता है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि डेली देने पड़ते हैं उसको कंट्रोल आने में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो पैनक्रेटिक सेल्स होते हैं, इंसुलिन सेल्स, उसको उन पर अटैक कर दिया जाता है, वो उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है और वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन की मात्रा जो है ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं कम हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारी आती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये आपकी होती है जनरली जो लोग लेज़ी होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी बड़ी कम कर रहे हैं, तो डाइट जिनकी अच्छी नहीं है, तो उनको इस टाइप 2 डायबिटीज़ के थ्रू जो है गुजरना पड़ सकता है। तो ये आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से, या ओरल मेडिकेशन से, या इंसुलिन की दवाइयाँ, ओरल दवाइयाँ लेने से आपकी ये ठीक हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ आ रही है, ये प्रेगनेंसी के दौरान आपको जनरली डेवलप होती है। तो ये आपकी जो है ट्रांसफ़र भी हो सकती है बोथ मदर एंड चाइल्ड को। तो ये आपकी आती है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो 3 डायबिटीज़ हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ कैसे होती है, इंसुलिन की जब मात्रा कम हो जाती है, जब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देती है, तो उससे हमें क्या होती है, डायबिटीज़ होती है। हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस है। तो रिसेंटली जो फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक जो है वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, आपका चेन्नई में। और किसके द्वारा ये सेटअप किया गया है, ICMR और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारी आती है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। तो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में किस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये आपका पार्टिसिपेट किया गया है इंडिया, फ्रांस और UAE के द्वारा। तो इस एक्सरसाइज में आपका मोस्टली राफेल हो गया, F-16 हो गया, सुखोई 30 MKI हो गया, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे आपके डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में। तो ये आपकी ड्रिल हो रही है अरबियन सी में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इंडिया, फ्रांस एंड UAE। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ऑन विच डेट इज विजय दिवस ऑब्जर्व्ड एनुअली टू कमेमोरेट इंडियाज 1971 वार विक्ट्री। तो किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 16 दिसंबर को। तो इसमें आपको यही याद रखना है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन ने अभी रिसेंटली जो है बोला है इनके द्वारा कि जो सेंटर है उसकी डिपेंडेंस उसने क्रिटिसाइज़ किया है सेंटर की डिपेंडेंस किस पे, सेस और सरचार्ज पे, कि जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सरचार्ज और सेस के ऊपर अपने काम के लिए। तो इसके ये जो फाइनेंस कमीशन है जिन्होंने ये बात की है, ये कौन से हैं, 16th फाइनेंस कमीशन कौन से हैं इसमें, तो ये आपके हैं अरविंद पंगेरिया जी। तो ये सेस और सरचार्ज जो है ये आपको मैं किसी और दिन पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है,
तो दो स्टेटमेंट दी गई है आपकी। इट इज ए सीरियस क्रोनिक डिजीज दैट अफेक्ट्स द टिश्यू सराउंडिंग द एयर सैक्स और एल्वियोली इन द लंग्स। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द टिश्यू अराउंड एल्वियोली इन द लंग्स बिकम थिन एंड सॉफ्ट। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। तो अभी रिसेंटली जो हमारे एक तबला मास्टर हैं जिनका नाम है जाकिर हुसैन, उनकी इस डिजीज़ की वजह से क्या हो गई, डेथ हो गई है वो। तो ये इस डिजीज़ में क्या होता है, जो आपके एल्वियोलीज होते हैं, एल्वियोलीज क्या होते हैं, आपके एयर सैक्स होते हैं कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो इसके थ्रू क्या होती है, इसके थ्रू जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो है वो आपकी बॉडीज़ में जो जाएगी तो इसके थ्रू जाती है, एल्वियोली के थ्रू जाती है, और एल्वियोली के थ्रू ही बाहर आती है। तो ये जो एल्वियोलीज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, आपके थिक हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको क्या आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है। तो उसको हम बोलते हैं आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो इसमें आपकी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी करेक्ट है। तो ये क्रोनिक डिजीज है जो इफेक्ट करती है आपकी एल्वियोलीज को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और जो टिश्यूज होते हैं अराउंड एल्वियोली, तो वो थीन और सॉफ्ट नहीं होते, वो होते हैं आपके थिक हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। ठीक, मतलब वो स्टिफ हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते वो अच्छी तरह। तो उसकी वजह से हमें क्या होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, वन ओनली, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।